नमस्कार। मैं अशोक व्यास, वाइड एंगल विद अशोक व्यास में आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ रस्तोगी जी इंदौर से। तो सिद्धार्थ साहब, आपको स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। आपके व्यक्तित्व के कई सारे पहलू हैं, उसमें से आज हम खास करके जो साहित्य प्रेमी वाला पहलू है, प्रोफेसर बनने के साथ आईआईएम से इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने के बाद आप जब इंदौर में आकर आईआईएम इंदौर में पढ़ा रहे हैं, तो इस बीच में आपने ये डिस्कवर किया कि आपको चिड़ियों को देखना अच्छा लगता है। तो वहां से शुरुआत करते हैं। पोएट्री क्लब तक आने से पहले जो बर्ड वॉचिंग है वो स्किलफुली उसको परस्यू करना कम लोग, मुझे लगता है, भारत में है। मैं जब बर्ड वॉचर्स का नाम याद करूं तो मुझे सालिम अली याद आ रहे हैं, बाकी बहुत अधिक नहीं याद आ रहे। आप बताएं कि बर्ड वॉचिंग की तरफ आप कैसे खींचे। जी, मैं आईआईएम अहमदाबाद में स्टूडेंट था। पीएचडी करते हुए समय काफ़ी होता था और जब वहाँ पर एक ऐसा पीयर सर्किल भी मौजूद था जो आप कहीं पर अगर अटकते हैं तो आपकी गाड़ी को धक्का देने के लिए हमेशा मौजूद होता है, कुछ ना कुछ आपसे बेहतर हमेशा जानने वाले लोग। तो अ, टॉप फ्लोर पे रूम था, सामने कई बार फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए चिड़ियाँ दिखती थीं। मैंने कुछ-कुछ एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसी समय नेचर क्लब ने आईआईएम अहमदाबाद के कुछ बर्ड वॉच वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए थे। और एक थोड़ा-सा कविताओं के प्रति रुझान होने के कारण, थोड़ा-सा रिसर्च के प्रति रुझान होने के कारण, प्रकृति के प्रति जो रुझान था, उसमें रिसर्च का एंगल मिल गया। और फिर ये बर्ड कौन-सी हैं, उनका क्या फीचर है, उनकी क्या बिहेवियर है, वो करते-करते चिड़ियों से मैं पेड़ों तक पहुँचा, पेड़ों से इंसेक्ट्स, तितलियाँ, रेप्टाइल्स, अ, और मैंने एक चीज़ जो शायद पहले ज़िक्र नहीं किया था कि साँपों को पकड़ करके उनको रेस्क्यू करके इंसानों से उनको सेफ जगह रिलीज़ करना, ये काम भी काफ़ी अ, किया है मैंने। कुछ एक कोबरा स्नेक्स पकड़ करके उनको नेचर में सेफ जगह पर रिलीज़ करना। तो ये एक से एक मतलब बात में से बात जैसी बढ़ती अरे, चली तो गई। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, और क्योंकि ये काफी फैसिनेटिंग थीम है, जो सांपों को बचाना, बल्कि लोग ज्यादातर खुद ही को सांपों से बचाना बचाने में लगे रहते हैं। आपने ये सोचा कि सांपों को बचाना चाहिए, और उसमें जोखिम जोखिम भी होता है, खतरा भी होता है। उस तरफ आने से पहले मैं फिर यहाँ ठहर रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो धीरे धीरे यहाँ पे न्यूयॉर्क में वसंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आज सुबह ही जब जल्दी जल्दी बाहर निकल के मुझे लगा कि एक बहुत मधुर ऑर्केस्ट्रा जैसा है, अलग अलग चिड़िया। और उसको सिद्धार्थ जी, कोई भी अच्छे से अच्छा म्यूजिशियन बीट नहीं कर सकता है। वो जो एक शांति बिल्कुल। आपको देता है। तो आप बताइए कि एक तो अब जैसे मेरा जैसा लेमैन है, और एक आपके जैसा थोड़ा विशेषज्ञ और रिसर्च ओरिएंटेड मनुष्य है, उसको चिड़ियों के बारे में अधिक जानकारी होती है। तो कुछ ऐसी बात बताए चिड़ियों के बारे में जो आपको लगता है कि आम लोगों को पता नहीं है। देखिए, चिड़ियों के बारे में मेरा ख़्याल है कि अधिकतर लोगों को सिवाय वो कौवा, तोता, कबूतर जैसी 4 चिड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं पता होता है। और चिड़ियाँ जो हैं वो बहुत संवेदनशील प्राणी हैं, कवियों के जैसा ही। इनफैक्ट निसिम एज़ेकिल की एक कविता है, पोएट, लवर, बर्ड वॉचर, जिसमें वो कंपेयर करते हैं कि एक कवि, एक प्रेमी और एक बर्ड वॉचर, वो कैसे तीनों बिल्कुल समान प्रकार के जीव हैं, उनका ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से एक समान होता है। एंड ही सेज कि जो पोएट है, जो लवर है और जो बर्ड वॉचर है, वो अपने ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन को बहुत प्यार से, बहुत दूर से, बहुत शांति से केवल ऑब्जर्व करता है और उसे बहुत धीरे से अप्रोच करता है और उसे कभी भी हार्म करना नहीं चाहता। तो ये एक जगह है जहां पर मैं अपनी तीनों पर्सनालिटीज को मिलते हुए देखता हूँ, पोएट, लवर, बर्ड वॉचर। चिड़ियों के बारे में कुछ एक चीजें, जैसे वो इंसानों के करीब आना पसंद नहीं करते। और कई एक चिड़ियां हैं जो इंसानों के आसपास या घरों पर निर्भर जरूर रहते हैं, लेकिन तब भी इंसानों के द्वारा छुए जाना लगभग किसी भी चिड़िया को पसंद नहीं आता। और अगर ऐसा होता है तो कई बार वो अपने घोंसले वगैरह को भी अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अगर आपको सच में चिड़ियों से प्रेम है तो उनके लिए कुछ करिए, पानी रखना, दाना रखना, घोंसला, घर बनाना, एक छोटी सी झोपड़ी टांग देना गार्डन में अपने।
लेकिन उनके पास जाने, उन्हें छूने या उन्हें पाने की कोशिश करना एक प्लेटोनिक लव रहे तो ज्यादा अच्छा है, दूर से प्यार करने जैसा। तो ये दूर से प्यार करते हुए भी आपने ये देखा होगा कि काफी वैरायटी होती है चिड़ियों की, और उनमें कोई कोई चिड़िया ऐसी होती है जो बहुत ही सुंदर दिखती है, किसी की आकृति छोटी होती है। और आप इतना अध्ययनशील हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत में कुछ ऐसी चिड़िया हैं जो शायद भारत से बाहर ना हो, और हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है उसके बारे में भी आपसे कुछ सुने। जी। जी, देखिए मोर जो है वो बहुत अपनी नाच के कारण, अपने पंखों के कारण और जो अपनी माइथोलॉजिकल वैल्यू है, जो धार्मिक वैल्यू है, उसके कारण बहुत फेमस है। कार्तिकेय का वाहन, कृष्ण के पंख में, कृष्ण के सर में मोर मुकुट। तो धार्मिक मान्यताओं के कारण भी मोर का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। लेकिन अगर आप देखें कि मोर जो है वो फेमस जरूर है, लेकिन मोर के अलावा भी बहुत सारी चिड़ियां, इनफैक्ट संस्कृत लिटरेचर जो है वो चिड़ियों के जिक्र से भरा हुआ है। बहुत सारे श्लोक हैं जो चिड़ियों का जिक्र करते हैं। वैसे ही महाभारत में कम से कम ऐसी 12-13 चिड़ियां हैं जिनका पूरे फीचर्स के संग जिक्र आता है। जैसे रेड वॉटल्ड लैपविंग है, जिसको टिटहरी कहते हैं सामान्य भाषा में। टिटहरी कई बार उल्टी लेट जाती है और वो ऐसे आवाज करती है कि जैसे लोग कहते हैं कि उसने आसमान को अपने सर, अपने पैरों पर उठा रखा है, ऐसा टिटहरी मानती है। जब पानी बरसता है तो टिटहरी उल्टी लेट जाती है। टिटहरी का बोलना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। तो महाभारत के युद्ध में 11वें दिन जब सभी लोग मतलब रक्त और श्वेत से लथपथ योद्धाओं के शवों से पटी हुई कुरुक्षेत्र की भूमि है, उस समय वेदव्यास जी लिखते हैं कि टिटहरी जो है वो केवल इकलौता जीव है जो आह्लादित है, जो वहां पर खुशी से चहलकदमी करता हुआ और आवाज करता हुआ घूम रहा है। वो केवल इकलौता जीव है कुरुक्षेत्र में जो खुश है। वैसे ही वाल्मीकि से के संग क्रौंचवध और जिसको हम आज की भाषा में ब्रेन फीवर वर्ड बर्ड या इंडियन कुकू कहते हैं, उसका जिक्र। तो ऐसी हमारे लिटरेचर में, हमारे एपिक्स में, हमारे धर्म में, मान्यताओं में, सामाजिक मान्यताओं में चिड़िया और पेड़, पेड़ फिर भी लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, चिड़ियों का इतना ज्यादा जिक्र है, इतना ज्यादा वर्णन भरा हुआ है, और सभी के लिए शुद्ध संस्कृत नाम भी हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत ही आपने सुंदर बताया टिटहरी के बारे में। और चूंकि आपका धर्म और मनोविज्ञान में भी उतनी आपकी रुचि है, तो जो चिड़िया पालने वाली एक बात रहती है, उसका मन की स्थिति के साथ में भी संबंध होता है। एक तो मनुष्य में ये ललक रहती है कि वो जुड़े, तो चिड़िया जो है वो जैसे कहते हैं आज कभी डिप्रेस बहुत लोग हो जाते हैं, या तो तोते जी, पालने के साथ साथ ऐसी कौन सी चिड़िया है जो इस दृष्टि से आपको लगता है कि भाई पालनी चाहिए? देखिए मेरे अनुसार कोई चिड़िया नहीं पालनी चाहिए। अच्छा। अ, क्योंकि चिड़ियों की जो सही जगह है वो प्रकृति में है। प्रकृति अपने आप एक संतुलन खोज लेती है, और चिड़ियों को बांधना, किसी भी तरह से पालना, एक तरह से उनको बंधन में डालने जैसा है। हालांकि मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ में कबूतर पालने और कबूतर लड़ाने का बहुत पुराना रिवाज रहा है। आज भी बहुत सारे लोग कबूतर पालते हैं, कबूतर की टुकड़ियां लड़ाते हैं। बाकी मुर्गे लड़ाना, तीतर लड़ाना, बटेर लड़ाना वगैरह आपने शायद मिर्जा गालिब जैसे सीरियल्स में या उस दौर की कहानियों में जरूर सुना होगा, लेकिन अब वो शायद एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन बजरीगर, तोता और कबूतर जैसे कुछ एक चिड़ियों के अलावा अधिकतर चिड़ियां बंधन में बहुत ज्यादा सफर करते हैं, और इन चिड़ियों का भी जीवन जो है वो सामान्य प्राकृतिक अवस्था में लंबा होता है। बंधन में जब आप उनको पिंजरे में रखते हैं तो उनका जीवन सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, लगभग 30 से 40% तक। तो प्रेम जो है वो, जो समझ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि मेरा प्रेम तुम्हें प्रकाश के समान ढक ले और फिर भी आभामयी मुक्ति दे। तो हमारा प्रेम वैसा होना चाहिए जो प्रकाश के समान बांधता है, लेकिन प्रकाश के समान ही मुक्त भी रखता है। क्या बात। तो सिद्धार्थ जी, आपके जो नाम के साथ चलते हुए सिद्धार्थ नाम से एक उपन्यास भी लिखा गया, और स्वाभाविक है कि महात्मा बुद्ध का नाम है।
और आपको मुक्ति की जो एक ललक हर आयाम में मुझे लगता है अपनी ओर खींचती है। जैसे हमने चिड़ियों की बात की तो मुक्ति की बात आई, और सांपों का जो आप उल्लेख करे थे, तो संक्षेप में हमें बताएं कि क्यों तो ये आदमी जो आईआईएम में पढ़ा रहा है वो सोचेगा कि सांप को भी पकड़ लेते हैं और इसको कहीं सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए। और उसके बाद आपने किया क्या? मतलब सीखा होगा कहीं कुशल लोगों से, या क्या किया? देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था तो एक चीज मुझे बहुत खलती थी कि हर चीज किताबों में मिलती नहीं, और किताबें जो मिलती भी हैं वो बहुत महंगी हैं। कई बार भाषा की समस्या है, कई बार खरीदने की समस्या है। एज अ स्टूडेंट, ऑब्वियसली 20 साल का स्टूडेंट होने के नाते मेरे पास पैसे कम होते थे। तो इंटरनेट का मुझे एक एडवांटेज लगता है कि इस जनरेशन के सामने जो इंटरनेट ने चीजें खोल दी हैं, अ, वो पूरी तरह से अब हमारे ऊपर है कि अब हमारे सामने सब कुछ बिखरा हुआ है। हम उसमें से मोती चुन लें कि हीरा चुन लें कि दाना दुनका चुन के छोड़ दें। इंटरनेट ने हमारे सामने सब कुछ खोल दिया है। तो सांपों को पकड़ने से पहले, सांपों के पास जाने से भी पहले मैंने काफी कुछ पढ़ा कि किस तरह के सांप होते हैं, उनका जहर किस में होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें। 3-4 साल तक केवल मैं ये पढ़ता और प्रैक्टिस करता रहा। फॉर्चुनेटली कैंपस में हमारे 7 तरह के सेवन सेवन टाइप्स ऑफ स्नेक स्पीशीज आर देयर। तो मैंने उनको पहचानना, फोटोग्राफी करना, जूम फोटोग्राफी करना पहले, फिर उसके बाद थोड़ा पास में जाके फोटोग्राफी करना, ये सब सीखा। सांपों के आसपास कैसे मैनेज किया जाए खुद को, ये सीखा। कि शूज पहनना चाहिए, पैरों की धमक से वो सुनते हैं, तो पैरों की धमक से उनको एक साइड गाइड कर सकते हैं, ऐसी चीजें। और धीरे धीरे, मतलब मैं एक दिन, एक मेरे मित्र का फोन आया कि हमारे बाथरूम में सांप घुस गया है, तुम कुछ करो आकर के। मैं डिनर को जा रहा था बाहर, किसी और अन्य मित्र के साथ। मैंने कहा तुम वेट करो, डिनर खुद जाकर के कर लो, मैं सांप पकड़ने जा रहा हूँ। मैंने अपने को उस बाथरूम में सांप के साथ बंद किया, और 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उस सांप को एक बाल्टी में बंद करके, कोबरा था, इंडियन कोबरा, स्पेक्टेकल्ड कोबरा, उसको बाल्टी में बंद करके आई वॉज एबल टू रिलीज इट इन अ जंगल, इन अ सेफ प्लेस, इन अ और जब ये सेंचुरी। डेढ़ आपका जो 1.5 घंटा है वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो गया है। आपने किया क्या? डरे नहीं? उसको कोबरा तो ऐसा नाम सुन के लोग डर डर जाते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे प्यार करना हमारे हाथ में नहीं होता है, कविता लिखना हमारे हाथ में नहीं होता, कि हम प्लान नहीं करते हैं कि आज कविता लिखेंगे। तो मैंने प्लान नहीं किया था, मेरे पास कुछ भी प्लान नहीं था कि मैं क्या करूंगा। उन्होंने बोला, मैं गया उनके बाथरूम में, मैंने अपने को बाथरूम में उस सांप के साथ बंद कर लिया। एक स्लैब पर मैं चढ़ा और उसमें बंद कर लिया, और उसके बाद तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, अभी मैं एक 10 बाई 10 के स्पेस में उस सांप के साथ हूँ, और 10 बाई 6 कितनी के स्पेस कितनी में। उसकी लंबाई थी? अबाउट 3.5 फीट। और काफी बड़ा था? तो हाँ, फुली ग्रोन नहीं था, फुली अडल्ट नहीं था, लेकिन तब भी। और अडल्ट स्नेक के संग अच्छाई होती है कि वो अपना जहर बहुत धीमे धीमे इंजेक्ट करते हैं, बचा बचा करके। यंग स्नेक एकदम से पूरा इंजेक्ट कर देते हैं, तो मैं ज्यादा खतरनाक सांप के साथ में था। आई डोंट नो कैसे, बट भगवान की कृपा है कि सिद्धार्थ नाम जो है, वो दरअसल आपने अभी जिक्र किया नॉवेल का और भगवान बुद्ध का। सिद्धार्थ ओरिजिनली जो है वो भगवान शिव का नाम है। अच्छा। तो शायद नाम से ही बल मिला होगा कि हाँ, क्या सांप ने बात है। कोई सांप ने कोई नुकसान नहीं अच्छा, किया। तो अभी कितने साल पहले की बात होगी ये, सिद्धार्थ जी? ये 2015 की। ये तो बहुत पुरानी नहीं है। तो आपको याद होगा कि आपके मन में क्या चल रहा था वो 1-1.5 घंटा जो लगा? आप उस जो नाग देवता है उनसे आप कुछ संवाद कर रहे थे, या आप क्या फिगर आउट कर रहे थे? उनको कैसे बाल्टी में बंद किया? उस समय केवल यही चीज थी कि मुझे ना खुद को हार्म होने देना है, ना उस नाग को हार्म होने देना है। तो किसी तरह जो है वो, एक पेस्ट कंट्रोल वाले लोग आते हैं और वो उस पर बहुत हैवी क्वांटिटी में, बेसिकली पेस्ट कंट्रोल या जहर, एक तरह से कह लीजिए कि उसको बेहोश करने के लिए स्प्रे कर देते हैं। तो मेरे मन में केवल ये था कि उन लोगों के आने से पहले सीन पर मैं अगर इसको बाल्टी में डाल सकूं, तो इसको बिना हार्म किए, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना डैमेज किए। और पूरे टाइम मतलब वो सांप रेजिस्ट कर रहा था, मैं उसको बाल्टी में डालने की कोशिश कर रहा था। फॉर्चुनेटली वो एक बार जब बाल्टी में गया और अंधेरे में गया और उसने मुझे देखना बंद किया, तो वो फिर उसने अपने आप को पूरा अंदर कुंडली मार के समेट लिया। अच्छा।
तो सांपों का, बर्ड्स का एक ये बेसिक फीचर होता है कि अगर वो आपको देख रहे हैं अपने पास आते हुए, तो वो पैनिक करेंगे। तो आप अपना व्यू पहले उनसे बंद करिए। जैसे एक बार यहाँ पर कुछ दिन के समय में उल्लू पेड़ से गिर गया था, शायद भटक करके, तो उसको पकड़ने के लिए कुछ लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं रुको। सबसे पहले मैंने अपने घर से एक पर्दा खींचा, पूरा पर्दा खींच के उस पर एक चादर की तरह डाल दिया। जब उसने हमें देखना बंद कर दिया, तब वो बर्ड रिलैक्स हो गई। वैसे ही सांप के साथ बर्ड के संग ये है कि वो इंसान को देख के पैनिक करते हैं। आप उनको रिलैक्स हो जाने दीजिए। रिलैक्स हो जाने के तुरंत बाद में फिर उनको धीरे से ऐसे आप पकड़ लेंगे। दे विल नॉट रेजिस्ट, दे विल नॉट अटैक। ये मैंने किसी डॉक्यूमेंट्री में, ऐसे किसी स्नेक रेस्क्यू की कोई डॉक्यूमेंट्री थी डिस्कवरी की, उसमें देखते हुए सीखा था। बहुत सारे बर्ड वॉचिंग वर्कशॉप, बर्ड केयरिंग वर्कशॉप्स भी किए उसके बाद। फॉर्चुनेटली ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत में भी, इंटरनेशनली भी, और इंटरनेट की वजह से उन सब तक एक्सेसिबिलिटी अब पॉसिबल हो सकी है। तो ऐसे ही छोटे छोटे लोगों से कुछ कुछ नगेट्स, छोटी छोटी चीजें सीखते हुए। तो आपका जो सीखने वाला भाव है उसको लेते हुए आज समय ये कहेगा कि हम आपकी कविता की तरफ बढ़ें, और उस कविता में जो ये अनुभव आपके रहे हैं चिड़ियों के पास का और सांपों के साथ इस तरह का संबंध, ये भी कहीं कहीं आए हैं क्या कविताओं में? नहीं आए हो तो भी कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही नहीं नहीं, बहुत बार आए हैं। और जी। क्या है कि वो कॉन्शियसली कभी नहीं आए कि मैंने सोचा हो कि आज अच्छा है ऐसे कुछ लिखा जाए। लेकिन आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे रेफरेंसेस कई बार आ चुके हैं। जैसे एक छोटा सा मेरा शेर था, अ, नागों को एक नसीहत ये देना बता, आदमी के जहर से बचा कीजिए। क्या बात है, क्या बात वैसे ही जब अभी बर्ड्स की बात हो रही थी, पोएट लवर बर्ड वॉचर की, तो जब मैंने ये कविता लिखी थी, शायद तब मैं अवेयर नहीं था इस कविता से, पोएम पोएट लवर बर्ड वॉचर से, निसिम एजेकिल की। लेकिन एक छोटी सी कविता अगर आपकी स्वागत। इजाजत हो जी स्वागत। तो ये है, एक नज्म फॉर्मेट में है, फ्री वर्स फॉर्मेट में है। कि मेरे मन के आंगन में एक चिड़िया सी तुम, मेरे मन के आंगन में एक चिड़िया सी तुम, उछल रही हो, फुदक रही हो, उड़ती आती जाती हो, चींची चूं चूं करके सारा मन मंदिर गुंजाती हो। जब जब आती हो कुछ कलियां खिल जाती हैं, जब जब जाती हो एक हूक सी रह जाती है। वाह। जब 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 आती हो कुछ कलियां खिल जाती हैं, जब जब जाती हो एक हूक सी रह जाती है। चाह यह है कि तुमको मन के पिंजरे में रख लूं चुपके से, फिर तुम दूर कहीं ना जाओ, लेकिन मन कहता है तुमको कभी ना बांधूं। वाह। लेकिन मन कहता है तुमको कभी ना बांधूं, जकड़ लिया तो चहक में क्या कुछ खनक रहेगी। वाह। जकड़ लिया तो चहक में क्या कुछ खनक रहेगी, जाए बिना आने की क्या फिर हुमक रहेगी। आखिर आना जाना तुम्हारा हिस्सा है, तुमको खोना पाना मेरा किस्सा है। क्या बात। तुमको खोना पाना मेरा किस्सा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है एक आपके साथ चर्चा और हम आपके अर्थशास्त्र और काव्य शास्त्र दोनों के संदर्भ को लेके करेंगे, लेकिन जी आज की हमारी इस मुलाकात में चलते चलते आप अपनी और एक रचना हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी। तो एक एक रचना जो मेरे मन के बहुत करीब है, वो है ये वनवास पर राम के। जी। और जस्ट जस्ट अ सेकेंड। हमारे सभी जो ग्रंथ हैं उनमें प्रकृति का प्रेम आता ही है, और राम जी तो वनवास में गए तो वहां भी प्रकृति के साथ रहे, जी कृष्ण भगवान थे। तो आपका अर्थशास्त्र के साथ साथ हमारे ग्रंथों की तरफ भी विशेष ध्यान है, तो वहां से भी कुछ इन्फ्लुएंस आपकी रचना तक आता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी, बिल्कुल रहा है। और देखिए, मतलब क्लास में मैनेजमेंट पढ़ाते समय भी कई बार ऐसे कोटेशंस, ऐसे उद्धरण आ जाते हैं सामने कि कर्ण, युधिष्ठिर, कृष्ण, राम और परशुराम, ऐसे देखिए, मेरा ये मानना है कि
भारत में हमारे जो ग्रंथ हैं वो अपने आप में बहुत संपूर्ण हैं और बहुत सारी विधाओं से, विद्याओं से, बहुत सारी सीखों से परिपूर्ण हैं। हम नहीं जानते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने वो हमारे सामने आ जाते हैं। और कई बार क्लास में पढ़ाते हुए फ्लो में वो चीजें कई बार कोट भी हो जाती हैं। मैं कई चीजें कोशिश करता हूं अपने स्टूडेंट्स को बताने की, समझाने की, सिखाने की। जैसे कि हेडोनिज्म है वो एक ग्रीक वर्ड है, लेकिन हेडोनिज्म का जो ओरिजिन है वो भारत में था। चार्वाक संहिता में वेन चार्वाक सेड के यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लियो लो और घी पियो। तो वो इंडियन हेडोनिज्म का एक महान ग्रंथ माना जाता है, चार्वाक का दर्शन। वैसे ही महाभारत में जब बर्बरीक और कृष्ण संवाद है, तो वो विश्व में पहली बार किसी ने इनफाइनाइट लूप को समझाया है। कृष्ण समझाते हैं इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट बर्बरीक को। ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ग्रंथों में हैं, लेकिन उसको देखने के लिए थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी नजर चाहिए। और मैंने अपनी श्रद्धा ओर से भी। मतलब बहुत छोटी सी कोशिश की है कभी कभार, जी जी। जिसमें कई बार सक्सेस मिलती है, कई बार नहीं, कई बार मैसेज पहुंच पाता है, कई बार नहीं। तो एक एक सेकंड में ये एक नज्म निकाल लूं। बिल्कुल। वनवास की तरफ बढ़ रहे हैं क्या हम आपके साथ? जी। तो इस कविता का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये लखनऊ से हूं मैं। लखनऊ से बिछड़े हुए मुझे 12 साल बीत चुके थे। और तब मैंने ये लिखी थी नज्म कि 14 साल का वनवास जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है। और कहते हैं कि जब राम 14 साल के वनवास के लिए अयोध्या से गए थे, तो केवल राम वनवास में नहीं थे, अयोध्या भी वनवास में ही थी। जी। तो उसी भाव को मन में सोखते हुए मैंने ये लिखा था स्वागत है। कि बरसों पहले एक नगरी ने अपने प्यारे राजकुंवर को, देखिएगा इसमें ना राम का नाम है, ना अयोध्या का नाम है, लेकिन केवल केवल 14 साल से ही हमें सब समझ आ जाता है। भारत में सभी को समझ में आ जाता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट की, किस भावार्थ संदर्भ की बात कर रहे हैं। कि बरसों पहले एक नगरी ने अपने प्यारे राजकुंवर को भेजा था बनवास पे 14 बरस को, और फिर गम में उसके खुद ही गुमसुम उजड़ी उखड़ी रही मुंतजिर। गम में उसके खुद ही गुमसुम उजड़ी उखड़ी रही मुंतजिर, इंतजार में डूबी हुई। जी। हमको भी लखनऊ से गुजरे बरस दसेक तो बीत चुके हैं। वाह। हमको भी लखनऊ से गुजरे बरस दसेक तो बीत चुके हैं। चंद बरस पर दम अटका है, 4 बरस पर आस लिखा है। देखें लखनऊ की किस्मत में कब तक ये बनवास लिखा है। क्या बात, क्या बात। तो एक लखनऊ की किस्मत की बात करते हुए जब हम हमारी आज की बातचीत के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं जब अमेरिका आया था सिद्धार्थ जी, तो ऐसा कहते थे कि इफ यू नीड समथिंग यू हैव टू आस्क फॉर इट। और भारतीय सेंसिबिलिटी, मुझे ऐसा लगता था कि आपके बिना कहे अगला समझ जाए कि इसको क्या चाहिए, तो वो शिष्टाचार की भी बात मानते थे, ऐसा था। तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य दृष्टि और भारतीय दृष्टि में कुछ अंतर है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत मूल रूप में कहीं ना कहीं अपने आप को पाश्चात्य दृष्टि के नीचे रखकर अधिक प्रगति के पद पर बढ़े, ऐसा कोई एक भाव युवा पीढ़ी में भी मुझे दिखाई देता है। आपकी इसके बारे में कुछ टिप्पणी? दरअसल मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो मानना है, बहुत सारे किस्मत से ऐसा है कि मैं ऐसे प्रोफेशन में हूं कि बहुत सारे यंग स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलता है, जो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, सभी से। तो मैंने एक चीज देखी है कि अपनी जो अ, संस्कृति है, जो अपनी विचारधारा है, जो हमारी विरासत है, उसके प्रति एक हीनता का बोध, ये पिछली पीढ़ी में जरूर था, लेकिन अगली पीढ़ी जो हमारी आ रही है उसमें एक गर्व की अनुभूति ज्यादा है। जरूरत यह है कि इस गर्व की अनुभूति को हम सही दिशा दें,
जो केवल एक हॉलो एरोगेंस या एक डेमोगोगरी और एक्सट्रीम नेशनलिज्म की जगह पर एक फाउंडेशन उसको दे सके, सॉलिड एपिक्स की, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग की, एक इंट्रोडक्शन उस हम जनरेशन को दे सकें, उस गर्व को हम मूलभूत आधार प्रदान कर सकें। पिछली पीढ़ी के पास वो आधार था, गर्व नहीं था। इस पीढ़ी के पास वो गर्व है, आधार नहीं है। क्या बात, तो बहुत सुंदर। यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत हमारी जनरेशन जो अब मतलब 40 साल के आसपास पहुंच रही है और आगे जाकर के मतलब अगली पीढ़ी को शायद प्रेरित कर सके या दिशा दे सके, एटलीस्ट ऐसी उम्मीद कर सके। तो हमारे सामने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उस पीढ़ी को सही दिशा दें, उनको ये बता सकें कि अ, हमारे पास जो है वो केवल गर्व करने के लिए गर्व करने वाली चीज नहीं है, हमारा है इसलिए अच्छा है ऐसा नहीं है, बल्कि वो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान सभी चीजों में बहुत बहुत आगे बढ़ा हुआ है। और अ, आयुर्वेद और स्वास्थ्य की ओर भी जैसे अभी हम देखते हैं कि हम लोग लौट करके आ रहे हैं, वैसे ही बहुत सारी चीजों में हमारी जो विरासत है, हमारी जो थाती है, वो बहुत रोबस्ट है, बहुत सॉलिड है, बहुत ठोस है। बहुत ही सुंदर आपने विश्लेषण जो संक्षेप में हमारे साथ बांटा है, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे बात करके मुझे पुनः इस बात की आश्वस्ति होती है कि जब आपके तरह का चिंतन रखने वाले अध्यापक हमारे भारत में हैं, तो भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। और गर्व हो लेकिन अभिमान ना हो, ये बहुत सारी जो बारीकियां हैं मानव मन की, उसको लेते हुए सांस्कृतिक रूप से अपने वैभव को अपनाने की जो बात आपने कही, उसके लिए आपका पुनः अभिनंदन करते हुए और ये निवेदन कि हमारी इस बातचीत का क्रम फिर और जारी रहे। आज मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जी, जुड़ने जी। के लिए। जी, तो बिल्कुल हमारे हमारा ये बातचीत आगे जारी रहेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मेरे मन में हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ। आपके माध्यम से शायद मैं कुछ लोगों तक पहुँच सकूँ। तो आपका भी आभार मुझे ये मौका देने के लिए। तो जैसे हमारी परंपरा में कहते हैं सभी निमित्त हैं तो हमने निमित्त होने का आनंद प्राप्त किया। और इस तरह से ईमानदारी से जीवन के बहुआयामी रूप को जानने अपनाने वाले दुर्लभ मनीषी सिद्धार्थ रस्तोगी हमारे साथ थे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।